माय नेम इज़ गुरलीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे न्यू स्टेट्स के बारे में, जिसमें हम सिखों के बारे में स्टडी कर रहे थे। हमने सिखों में पहले जो 10 गुरु थे उनके बारे में स्टडी कर ली है। अब हमारी लास्ट की 2-3 स्लाइड्स बची हैं, जिसमें हम उनको डिस्कस करके जो सिखों का पार्ट है वो कंक्लूड कर देंगे। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये चीज़ें सब हम देख चुके हैं। सिखों के बारे में मैंने आपको ये सब कुछ पढ़ा दिया है, यहाँ पर आपको बताया था। राइट, उसके बाद जस्ट अ मोमेंट, हमने गुरु नानक देव जी के बारे में देखा, गुरु अंगद देव जी के बारे में देखा, देन गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब जी, गुरु हरराय साहिब जी, गुरु हरकृष्ण साहिब जी, गुरु तेग बहादुर साहिब जी, गुरु गोबिंद सिंह जी। राइट, जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले जो मैंने ये मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट की है, इसमें आप पीछे जाके वो सारी वीडियोस देख लीजिए। राइट, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इन द सीक्वेंस। अगर आप कहीं भी बीच में से स्टार्ट करोगे आपको समझ नहीं आएगा। राइट, आप पीछे से जो है वो लाइक फर्स्ट लेक्चर से वीडियोस देखना स्टार्ट कीजिए, और आई एश्योर यू कि आपको वीडियोस बहुत पसंद आएंगी, बिकॉज़ मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर ही इस तरीके से जो है बनाए हैं कि मतलब लाइक हर चीज़ जो है ना वो सीक्वेंस में, ऐसे नहीं कि मैंने सब मेस्ड अप कर दिया, किसी चीज़ को कहीं से स्टार्ट कर दिया। इधर से मुग़ल भी देख रहे हो, इधर से सिखों के बारे में बात चल रही है, मराठा उसके बारे में भी बात चल रही है, इधर से अंग्रेज़ भी आ गए। राइट, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार देखोगे आपको सब पता लगेगा कि आपको बहुत ईजीली समझ आएगा। हिस्ट्री आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी बन जाएगी। आप पहले वो देख लीजिए, देन उसके बाद जो है ये चैप्टर्स स्टार्ट कीजिए। और मैंने साथ में इकोनॉमी की सीरीज़ भी स्टार्ट की है, आप वो भी देख सकते हो। ये जो मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, स्पेशली तो यूपीएससी के लिए है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये वेरियस स्टेट गवर्नमेंट अगर एग्ज़ाम्स आप दे रहे हो सो उसमें आपको बहुत काम आएंगी। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट जो गुरु थे वो गुरु गोबिंद सिंह जी थे, जिनके बारे में हमने स्टडी की थी। राइट, इसके बाद हमने देखा कि जब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की डेथ हो जाती है, राइट, उसके बाद जो सिखों में जो ये गुरुओं का प्रचलन चलता आ रहा था इन ह्यूमन फॉर्म, वो ख़त्म हो जाता है। जो जो सारी सिख पावर है अब वो गुरु ग्रंथ साहिब जी, जो सिखों की एक होली बुक थी, उसमें पास ऑन कर दी जाती है बाई गुरु गोबिंद सिंह जी। ये बोल दिया जाता है कि अब से सिखों का कोई भी ह्यूमन फॉर्म में गुरु नहीं होगा। अब से जो गुरु ग्रंथ साहिब जी ही हैं वो ही सिखों के गुरु होंगे, जो उनको स्पिरिचुअली गाइड करेंगे। राइट, लाइफ में हेल्प करेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में हम देख लेते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी होली बुक है सिखों की। ये जो बुक है वो गुरु अर्जन देव जी ने कंपाइल की थी, और उसमें उनकी हेल्प की थी भाई गुरदास जी। राइट, इन्होंने एज अ स्क्राइब काम किया था। स्क्राइब जो है वो बोलते हैं लिखारी को, लेखक को जो लिखता है। राइट, गुरु ग्रंथ साहिब जो थी वो गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखी गई थी, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गुरुमुखी स्क्रिप्ट किसने वो की थी, इन्वेंट की थी। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। गुरु गोबिंद सिंह जी जो थे उन्होंने जो हाइम्स थे, भजन मतलब गुरु तेग बहादुर जी के, और गुरु गोबिंद सिंह जी एडेड हाइम्स ऑफ गुरु तेग बहादुर जी टू द वॉल्यूम प्रिपेयर्ड बाय गुरु अर्जन देव जी। पहले गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ जो सिखों की किताब थी उसको कंपाइल किया। आदि ग्रंथ में जो पहले 4 गुरु हैं, गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, पहले 4 गुरु, और 5वें गुरु खुद गुरु अर्जन देव जी। 5 गुरुओं की जो बानी है वो आदि ग्रंथ में है। लेकिन बाद में उसी आदि ग्रंथ में जो सबसे लास्ट वाले गुरु थे, 10th गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने अपने जो फादर थे गुरु तेग बहादुर जी, उनकी जो बानी है वो ऐड कर दी। देन फिर उसका नाम पड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी। राइट, गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ के बाद ही डिक्लेयर्ड कि जो वर्ड गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे गए हैं यही अब से गुरु होंगे। राइट, इसीलिए इसका नाम इस बुक का नाम गुरु ग्रंथ साहिब जी जो था वो रख दिया गया। राइट,
देन वी विल टॉक अबाउट बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड था दैट वाज फ्रॉम 1670 टू 1716 AD। हाँ जी, देखो जो औरंगज़ेब जो था वो इनिशियली स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल नहीं था टूवर्ड्स द सिख कम्युनिटी, बट जैसे जैसे सिख ग्रू करने लग गए साइज़ में, राइट, उन उसको लगा कि ये अब ग्रो कर रहे हैं तो ये मुग़लों की जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज कर सकते हैं, राइट। सो जो मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब था वो सिखों के ख़िलाफ़ जो था लाइक सिखों के ख़िलाफ़ हो गया, राइट। जो रिलीजियस इंटॉलरेंस पॉलिसीज़ थी औरंगज़ेब की, इससे भी जो था सिखों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। इससे राजपूत भी बहुत गुस्सा थे। मैंने आपको बताया कि अकबर जो था वो रिलीजन को लेके काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट था। देखो अकबर अपने रिलीजन इस्लाम को बहुत मानता था, कट्टर था उसमें, लेकिन वो दूसरे रिलीजन की भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। ऐसा औरंगज़ेब के साथ नहीं था, राइट। वैसे एक बात बताऊं, ऐसा बोला जाता है कि औरंगज़ेब ही सबसे ज़्यादा वो था, राइट, कि ये कट्टरपंथी, और इसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को परसिक्यूट करवाया, राइट। ये फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन जो था वो इसके बारे में भी, राइट, लोगों को लाइक फोर्सफुली कन्वर्ट करता था इस्लाम में। लेकिन ये एक्चुअली उससे पहले भी थोड़ा जहांगीर या शाहजहाँ के टाइम में भी आप देखोगे कि शुरू हो गया था। आपने देखा था ना कि जहांगीर जो था उसने भी तो गुरु अर्जन देव जी को क्या करवाया था, एग्जीक्यूट करवाया था। उनको भी बोला था कि आप इस्लाम जो है अडॉप्ट कीजिए, गुरु अर्जन देव जी ने नहीं किया तो उनको मरवा दिया गया, राइट। सो औरंगज़ेब जो था उससे पहले ही जो ये नफ़रत के बीज हैं वो बीज दिए गए थे किसके द्वारा, जहांगीर और शाहजहाँ के द्वारा, राइट। औरंगज़ेब के बारे में अगर आप पढ़ोगे ना, वैसे तो ये बहुत लाइक चंट बंदा था, बट इसने ना अपनी अगर वैसी लाइफ में देखोगे आप, बड़ा सिंपल तरीके से रहता था। लाइक मैंने कहीं पढ़ा था इसके बारे में कि ये ना जैसे रॉयल किंग वगैरह नहीं रहते, ये वैसे ही नहीं रहता था, बड़ी आम बंदों की तरह ही रहता था। और ये टोपियाँ सिलता था। आप शायद इंटरनेट पे एक बार इसके बारे में पढ़ना, ये टोपियाँ सिलता था और उनको बेचा भी करता था। सोचो एक मुग़ल एम्परर टोपियाँ सिल रहा है और उनको बेच रहा है। और ये ना बहुत कट्टर था अपने धर्म को लेकर। ये 5 टाइम पक्का नमाज पढ़ता ही पढ़ता था। लाइक इसकी जो लिविंग स्टाइल था दैट वाज वेरी सिंपल, बट इसकी सोच जो थी वो आप देख ही सकते हो इसने क्या क्या किया, राइट। सो जब गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ हुई तो जो बंदा बहादुर जी थे उन्होंने रैली की, अपने साथ बहुत सारे किसानों को लिया और जो लोअर कास्ट के लोग थे पंजाब के, राइट, उनको भी इन्होंने अपने साथ लिया। और बहुत सारी जो थी एक्टिविटीज़ अगेंस्ट द मुग़ल वो करनी स्टार्ट कर दी। बट जो ये स्ट्रगल था दैट वाज अनइक्वल, बिकॉज एक तरफ आप देखोगे जो मुग़ल थे वो तब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, राइट। सिख जो थे उस टाइम उनकी जो स्ट्रेंथ थी आर्मी की वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। हाउ एवर उन्होंने फिर भी हाउ ही फेल्ड बिकॉज मुगल्स वर स्टिल स्ट्रॉन्ग एंड अपर क्लासेस ऑफ पंजाब जॉइंट फोर्सेज अगेंस्ट बंदा सिंह बहादुर फॉर हिज चैम्पियनशिप टूवर्ड्स लोअर कास्ट। अब ये जो बंदा सिंह बहादुर जी थे, राइट, इनको जो है मुग़लों के ख़िलाफ़ अपर क्लासेस जो थी पंजाब की उनका सपोर्ट नहीं मिला। अब लोअर क्लास जो के लोग थे वो जुड़ गए थे इनके साथ, तो ऑब्वियस है अपर क्लास के लोगों को तो तकलीफ़ होगी, तो उन्होंने इनका साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से जो बंदा सिंह बहादुर जी हैं वो मुग़लों के ख़िलाफ़ इस लड़ाई में फ़ेल हो गए थे। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लाइक अब ब्रेव तरीके से उनके साथ लड़े, राइट। उसके बाद आप देखोगे द इन्वेजन ऑफ अब्दाली एंड नादिर गिव सिख एन अपॉर्चुनिटी टू राइज वंस अगेन। अब आपको पता है कि जब भी इंडिया में कोई भी हमला होता था अफ़गानिस्तान या ये ईरान की तरफ से, इस साइड से होता था, राइट, वेस्ट की साइड, नॉर्थ वेस्ट साइड से। सो हर किसी को अगर दिल्ली पहुंचना है तो पंजाब से होके तो जाना पड़ेगा। तो जब ये नादिर शाह आया, अब्दाली आया, तो ये जब पंजाब से होके गुजरते थे तो वहाँ जो सेंट्रल अथॉरिटी का रूल था मुग़लों का वो वीक पड़ जाता था, राइट।
और इसी चीज़ का जो फ़ायदा था वो बाद में सिखों ने उठाया और अपने आप को एक बार फिर से कंसोलिडेट करने की कोशिश की, राइट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट महाराजा रंजीत सिंह जी के बारे में। ही इज़ ऑल्सो नोन एज शेरे पंजाब। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, जब अब्दाली जो था वो पंजाब से वापस जा रहा था, मैं पेन ले लेती हूँ, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी। जब अब्दाली जो था वो पंजाब से वापस जा रहा था, तो जो सिख थे उन्होंने देखा कि मुग़ल जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ चुकी है। अब वहाँ पर एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो था वो अब किसी को तो फिल करने के लिए आना पड़ेगा ना। तो बिटवीन 1765 टू 1800 इन्होंने सिखों ने क्या किया, जो पंजाब का एरिया था और जम्मू का एरिया था अपने कंट्रोल में ले लिया, राइट। उस टाइम पर जो पावर थी सिख पॉलिटी में वो हॉरिजॉन्टली स्ट्रक्चर्ड थी एज मिसल्स हु हेल्ड टेरिटरी एज यूनिट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। ये मैं आपको बताती हूँ क्या है। देखो, जब भी आप किसी जगह पे देखोगे कि वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, तो वो आपको दो तरीके का मिलेगा। वन इज़ वर्टिकल स्ट्रक्चर, एक आपको मिलेगा, लेट मी जस्ट राइट डाउन हियर, एक आपको मिलेगा वर्टिकल स्ट्रक्चर, राइट। वर्टिकल होता है ऐसा। एक आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर ये आपको मिलेगा ऐसा। ये जो लाइन होती है ना, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ये जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। अब ये जो सिख पॉलिटी में जो स्ट्रक्चर था दैट वाज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जो वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है ना उसमें किंग सेंटर में होता है। ये है किंग, राइट। किंग सेंटर में होता है और वो पूरे एम्पायर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, राइट। और वो ये जो एम्पायर में सभी जो स्टेट्स या प्रोविंसेस होते हैं वो किंग के अंडर होते हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टल में ऐसा नहीं होता। हॉरिजॉन्टल में देखो एक ही ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, यहाँ भी एक किंग होगा, यहाँ भी एक किंग होगा, यहाँ भी एक किंग होगा, यहाँ भी एंड यहाँ भी। ये किंग जो है आपस में मिलकर ये एक राज्य बनाते हैं, राइट। इनमें जो पावर्स हैं वो या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बटी हुई होती हैं, राइट। कोई हायरार्की नहीं होती। ये हायरार्की में किंग ऊपर है, ये नीचे है, ये कोई ऊपर नीचे नहीं है, ये एक ही लेवल पर होते हैं, राइट। ये याद रखना, जो पंजाब में उस टाइम पे सिख पॉलिटी थी वो हॉरिजॉन्टली स्ट्रक्चर्ड थी एज मिसल्स कुछ नहीं है, मिसल एरिया को बोलते हैं। जब हम स्टेट या प्रोविंसेस बोल देते हैं ना, सिखों के जो ये एरिया थे, राइट, ये एक मिसल, दो मिसल, तीसरी मिसल, चौथी मिसल। ऐसे करके ना टोटल जो थी वो 12 मिसल थी, मतलब पंजाब के हिस्सों को और जो जम्मू के हिस्से थे, राइट, इनको ना मिसलों में बांटा गया था। 12 मिसल थी। अब जैसे मान लो कि जस्ट अ मोमेंट, अब जैसे मान लो एक मिसल होगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 12। अब इन काफ़ी सारी मिसलें थी, इनके नाम भी हैं। आपको नाम, कन्हैया मिसल है, काफ़ी सारी मिसलें हैं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपको एक बात याद रखनी है कि इनमें से एक मिसल थी, कोई भी मिसल लगा लो, एरिया था, उस वो मिसल का नाम था सुकर चकिया मिसल या शुकर चकिया मिसल, वैसे सुकर चकिया भी बोल देते हैं। जो ये सुकर चकिया मिसल थी, ये इस मिसल से महाराजा रंजीत सिंह जी बिलोंग करते थे, राइट। पहले पहले तो जो सिख पॉलिटी थी वो हॉरिजॉन्टली स्ट्रक्चर्ड थी, राइट, एज अ मिसल्स। जब बाद में जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है पंजाब में, वो पहले तो लाइक डिसेंट्रलाइज रही, हॉरिजॉन्टली स्ट्रक्चर्ड रही अंटिल रंजीत सिंह जी। लेकिन जब रंजीत सिंह जी आए तो ये जो था सिस्टम पूरा चेंज हो गया। रंजीत सिंह जी बिलोंग करते थे सुकर चकिया मिसल से। इन्होंने एक बहुत ही पावरफुल सिख एम्पायर, सिख स्टेट को कंसोलिडेट किया 18th सेंचुरी के एंड में। जो इंग्लिश भी थे ना, वो भी इनको सोल सोवरन रूलर पंजाब का जो थे मानते थे। इन्होंने ट्रीटी की थी 1809 में। आपने देखा होगा कि जब तक महाराजा रंजीत सिंह जी थे ना, अपने एरिया पर आंख उठा के नहीं देखा ब्रिटिशर्स ने, और जब देखा भी तो फिर महाराजा रंजीत सिंह ने एक इक्वल लेवल पे जाके उनके साथ ट्रीटी की, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसमें ये बोल दिया गया कि सतलुज के जो पार का एरिया है ना, वो एक साइड पार का एरिया जो होगा वो ब्रिटिश एम्पायर का एरिया होगा सारा, और दूसरे पार का एरिया जो होगा ना वो
ये महाराजा रंजीत सिंह जी जो हैं वो उनका एरिया होगा, राइट। सो फिर उन्होंने कोई भी लाइक रंजीत सिंह जी के एम्पायर पर लाइक आंख उठा के नहीं देखा, राइट। सो लेकिन जब इनकी डेथ हुई तो हिज अथॉरिटी वॉज रिकग्नाइज्ड इन टेरिटरीज बिटवीन द रिवर सतलुज एंड माउंटेन रेंजेस ऑफ लद्दाख, काराकोरम, हिंदू कुश एंड सुलेमान। मतलब कि जब महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ हुई ना, तो उनके टाइम पे जब ये मर गए, राइट, उस टाइम पे जो मतलब कहाँ तक एक्सटेंट था पंजाब का, वो था जो रिवर सतलुज है, राइट। और लाइक यहाँ पर लगा लो कि रिवर सतलुज है, और जो बहुत सारी माउंटेन रेंजेस थी, लद्दाख, काराकोरम, हिंदू कुश, सुलेमान, उनके बीच जो भी एरिया पड़ता था वो इनका महाराजा रंजीत सिंह जी का एरिया था, राइट। देन अगर हम सेंट्रल लेवल पे देखें, जो दरबार पॉलिटिक्स रंजीत सिंह जी के टाइम पे थी, उनमें उसको रंजीत सिंह जी ने काफ़ी अच्छी तरीके से बैलेंस करके रखा था बिटवीन पावरफुल सिख चीफ ऑन द वन हैंड एंड ऑन द अदर फ्रेशली रिक्रूटेड मिलिट्री कमांडर्स फ्रॉम अमंग द पीजेंट्स ऑफ सेंट्रल पंजाब एंड द नॉन पंजाबी नॉबल्स सच एज डोगरा राजपूत फ्रॉम जम्मू। सेंट्रल लेवल पे अगर आप देखोगे, जो रंजीत सिंह जी थे, इन्होंने काफ़ी अच्छा बैलेंस बना के रखा हुआ था। अब देखो, बहुत सारे सिख चीफ थे, राइट। उन सिख चीफ में से रंजीत सिंह जी भी एक टाइम पे काफ़ी पावरफुल सिख चीफ थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपने आप को लाइक सेंट्रल लेवल पे ले आए, सबके लीडर बन गए। लेकिन इन्होंने जो बाकी पावरफुल सिख चीफ थे, अलग अलग मिसलों से जो रिलेट करते थे, ऐसे नहीं था कि उनको भूल गए या उनको उनके ऊपर अपने आप को एक्सर्ट करने की कोशिश की या उनको इन्फीरियर दिखाया, ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने बहुत अच्छे से बैलेंस किया, इन्होंने उनको भी पावर दे के रखी, और बाद में इन्होंने कुछ, अब आपको पता है सिख एम्पायर को चलाना है, देन फॉर दैट यू नीड मिलिट्री एंड फॉर टू वॉच मिलिट्री, और मिलिट्री जो थी उसको रेगुलेट करने के लिए यू नीड मिलिट्री कमांडर, राइट। सो इन्होंने मिलिट्री कमांडर भी कुछ फ्रेशली रिक्रूट किए। वो जो थे वो सेंट्रल पंजाब में जो किसान वगैरह होते थे वो भी एज अ मिलिट्री कमांडर रिक्रूट किए गए। देन कुछ नॉन पंजाबी लोग भी थे, जैसे कि डोगरा राजपूत जम्मू से, इनको भी इन्होंने रिक्रूट किया मिलिट्री कमांडर, एज अ मिलिट्री कमांडर। लेकिन ऐसे नहीं कि जब ये सिख चीफ आए, तो सिख चीफ देखो पुराने थे, वो शुरू से थे, लेकिन जो मिलिट्री कमांडर थे वो नए रिक्रूट थे। आपको पता है कि जो मिलिट्री कमांडर होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है एक एम्पायर में, राइट। मिलिट्री को वही लीड करता है। तो ऐसे नहीं कि जो रंजीत सिंह जी थे उन्होंने इनको ही पूछा, मिलिट्री कमांडर्स को, कि पिछले वाले जो पावरफुल सिख चीफ थे उनको भूल गए, क्योंकि देखो अब वो आपके साथ शुरू से रहे हैं, उनको ही इकट्ठा करके आपने सिख एम्पायर बनाया, आप उनको नहीं भूल सकते, राइट। आपको उनको साथ लेके ही चलना पड़ेगा। अगर वो ही आपके खिलाफ हो गए तो सिख एम्पायर तो जो वो है वो टूट जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा बैलेंस बनाया रंजीत सिंह जी ने, जो पुराने लोग थे उनके बीच भी और जो नए लोग थे उनके बीच भी, राइट। ये जो बैलेंस था वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर गया रंजीत सिंह जी की जब तक डेथ नहीं हुई। रंजीत सिंह जी की डेथ हुई 1839 में। उनके जो सक्सेसर्स थे दैट कुडंट कीप द स्टेट अनटच्ड फ्रॉम ब्रिटिशर्स एंड दे टुक कंट्रोल ऑफ इट। अब जो उनके सक्सेसर्स थे, अब देखोगे जो दिलीप सिंह जी भी थे वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटे थे। सो अब वो अब जो थे लाइक ब्रिटिशर्स को नहीं रोक पाए टू कैप्चर द सिख एम्पायर, राइट। सो विद इन अ डिकेड ऑफ हिज डेथ, उनकी डेथ के 10 सालों के अंदर अंदर जो सिख रूल था वो पंजाब से डिसअपियर हो गया, राइट। और जो बहुत सारे और जो सिख चीफ थे जिनमें पहले जो रंजीत सिंह जी के अंडर में आते थे, इकट्ठे होके काम करते थे, उनके आपस के बीच में एक स्ट्रगल जो था वो स्टार्ट हो गया, राइट। एंड बहुत सारी इवन रॉयल फैमिली जो थी ना, उन्होंने तो हेल्प की थी इंग्लिश की, ब्रिटिशर्स की, टू टेक ओवर विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। मतलब कई बार खुद के ही लोग जो हैं वो गद्दार निकल जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, इन्होंने ना इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। आपने अगर आप देखोगे ना, तो ये जो ब्रिटिशर्स थे लाइक इन्होंने यही एक तो ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली कि लोगों को डिवाइड करो और रूल करो, राइट। अब जब ये यूरोपियंस यहाँ आने शुरू हुए,
राइट। अब आप देखोगे कि हमारे जो यहाँ के किंग थे ना वो बहुत पावरफुल थे, सभी अगर इकट्ठे हो जाते तो यूरोपियंस को आने से रोक सकते थे, लेकिन इनको अपने आप से ही नहीं फुर्सत मिली, अपनी लड़ाइयों से ही नहीं फुर्सत मिली, ये अपने आप में इतने उलझे रहे। तो ऑब्वियस है कि अगर दो बिल्लियों की लड़ाई होगी तो उसमें बंदर तो फ़ायदा उठाएगा ही, राइट। सो इन्होंने प्रॉपर उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, तभी इन्होंने जो है फिर धीरे धीरे करके पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगे और फिर ब्रिटिश जो एम्पायर है उसको इस्टेब्लिश किया, राइट। कुछ आप आगे जाके देखोगे कुछ मुग़ल रूलर्स थे, उन्होंने भी इनको फरमान जारी किए जो सबसे बड़ी गलती थी, राइट। ये आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे, जिसका पूरा पूरा फ़ायदा जो था वो इंग्लिश लोगों ने उठाया। वरना यार आप खुद सोचो, जब इंग्लिश आए थे ऐसे तो नहीं कि एक नाव में कहीं बहुत ही ज़्यादा करोड़ों लोग इकट्ठे होके अंग्रेज़ जो हैं वो आ जाएंगे और उनसे लड़ना मुश्किल हो जाएगा। यार इंडिया में इतने लोग हैं, इंडिया उनका अपना देश था, जो किंग वगैरह थे अपना देश था, वो बाहर के लोग थे, फॉरेनर्स थे, उनके लिए ये एक पराई धरती थी, राइट। वो यहाँ पर आए, बहुत कम नंबर में आए थे, राइट। आराम से जो ये थे हमारे यहाँ के लोग वो लड़ सकते थे अगर ये एक रहते, राइट। वो बोलते हैं ना कि अगर आप एक हो या अगर आप यूनाइट हो, राइट, तो आप जो है हर चीज़ को फाइट कर सकते हो, लेकिन अगर आप डिवाइड हो तो आप फॉल करोगे, आप गिरोगे ही गिरोगे। सो ये चीज़ हुई, राइट। तो रणजीत सिंह जी ने सभी लोगों को इकट्ठा किया, अच्छे तरीके से बैलेंस बना के चले, सब कुछ मेंटेन किया, आपने देखा भी। फिर ये रणजीत सिंह जी के टाइम तक क्यों नहीं कैप्चर कर पाए सिख एम्पायर को, क्योंकि उनका दबदबा था, उन्होंने पूरी मिलिट्री जो पावर थी उसको अच्छे से मेंटेन कर रखा था, राइट। प्रॉपर आर्मी बना रखी थी, सभी को साथ में लेकर चल रहे थे, राइट। तभी उनके मरने की बाद ही वो भी 10 सालों बाद आप सोचो कि जो था इन्होंने कैप्चर किया सिख एम्पायर को, उससे पहले इनकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर पूरे इंडिया में ही ऐसे हो जाता तो आई डोंट थिंक सो कि कभी ब्रिटिश राज या ऐसी चीज़ें जो थी वो आती। लेकिन देखो वो इतिहास है, जो चीज़ें लिखी गई हैं वो होनी ही है, ये होना ही था तो वो हुआ ही इसलिए, राइट। सो दैट्स ऑल। अभी हमने ये जो रणजीत सिंह जी के बारे में देख चुके हैं हम, इसके बाद जो है वो अब हम बात करेंगे जाट्स के बारे में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, राइट। अब हमारा जो रह गया टॉपिक वो है जाट्स और रोहिलखंड। ये मुश्किल से ना कसम से ये आपका लाइक 15 to 20 मिनट्स का इसके ऊपर लेक्चर होगा। देन उसके बाद फिर एक जो लेक्चर होगा वो हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ एंड लिमिटेशंस जो हैं इसकी, ये जो हम रीजनल स्टेट्स हैं, ये हमारा पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। देन फिर उसके बाद जस्ट अ मोमेंट, ये बार बार ना यार, एक सेकेंड, हाँ जी। सो उसके बाद ना हमारा जो है वो लाइक अब स्टार्ट हो जाएगा अराइवल्स ऑफ यूरोपियन, राइट। फिर हम पढ़ेंगे, यहाँ से हमारी एक्चुअल में मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होगी। तो अब देख लो कि मॉडर्न हिस्ट्री में अराइवल ऑफ यूरोपियंस से हमने मेन पढ़ना होता है, लेकिन उससे पहले भी अब 10-11 वीडियोस हो चुकी हैं। तो आप देख लो कि कितना जो था हमें बैकग्राउंड में हमने सारी डिटेल ले ली है। अब आप आगे जाके जब आप एंग्लो सिख वॉर में बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में सुनोगे, रणजीत सिंह जी के बारे में सुनोगे, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि ये कौन थे कौन नहीं। मराठास के बारे में सुनोगे, एंग्लो मराठा वॉर देखोगे, राइट, तो उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कौन थे, क्योंकि इनके बारे में ना हमने एक बैकग्राउंड ले लिया, हम इनके बारे में सब जान चुके हैं, राइट। सो इसीलिए मैंने आपकी एक स्टोरी पीछे से स्टार्ट कर दी है और वहाँ से आपको एक लड़ाई में उतार दिया है कि यहाँ पर अब युद्ध होगा इनका, और वो युद्ध जो है हम अराइवल ऑफ यूरोपियंस में पढ़ेंगे, राइट। सो गाइज थैंक यू सो मच। आप इस चैप्टर को ज़रूर एक बार से रिवाइज कर लीजिएगा, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आप बाकी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई है तो वो आप मेंशन कर सकते हो, या मुझे कोई और चीज़ में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए आप वो भी सजेस्ट कर सकते हो, राइट। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, राइट। सो या थैंक यू सो मच, गुड नाइट,
अभी क्योंकि रात हो रही है, तो मेरी तरफ से गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो, राइट, बाय बाय।